And today we are going to have a very special moment. Our faculty, Neelu Patel, is going to share her success story. And I believe she is going to be one of the youngest professors in India. So आज देखेंगे कि नीलू ने 2022 में जो जर्नी शुरू की थी नेट की, और अगस्त 2023 में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आपकी Yes, जी sir. और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, और ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी भी फर्स्ट अटेम्प्ट है. So I'm really proud to have you as my faculty in my team, and I request you to start with your brief introduction. Thank you, sir, for giving me this opportunity to be here. So, I am Neelu Patel, and I am from Madhya Pradesh, a small village of district Satna, village Bhad. And I completed my complete education to be here only. मतलब मैंने अपना पूरा एजुकेशन अपने गांव में रह के ही कंप्लीट किया है सर. And yes, I started my school ये from कितना बड़ा गांव है आपका? कितना बड़ा गांव है? तो छोटा सा ही गांव है, ज्यादा बड़ा नहीं है. Okay, And कितनी पॉपुलेशन होगी? population must be 500. 500 only. Yes, sir. And what are the facilities in the village all around? So it is in the highway NH 39. So और ज़्यादा सारे फैसिलिटीज हैं, बट जब मैं पढ़ती थी तब कोई स्कूल नहीं था गांव में. सो वी हैव टू go to Hardua, neighboring village, for education. So I have completed my schooling up to class 10 from Hardua school, neighboring village. And उसके बाद सर I have to move to Nagaud because वहाँ कोई स्कूल नहीं था 10th के बाद से. तो 11th 12th नागौद से किया. एंड फिर उसके बाद सर वहीं नागौद में ही एक कॉलेज है, गवर्नमेंट जेटी कॉलेज. So actually after 12th class I have give the entrance exam of Hari Singh Gaur University Sagar, but I couldn't qualify that exam. So I had to take admission in government JT college. So I have done graduation from government JT college Nagaud, and there I met Manoj sir, my English professor. And उसके बाद जब मैंने कंप्लीट किया अपना बीएससी, मेरा एक्चुअली साइंस था स्ट्रीम 11th के बाद से. सो बीएससी भी मैंने मैथ से किया था. और उसके बाद जब कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, तो हम लोग मतलब मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो हम लोग गए कॉलेज में. एक्चुअली हमने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था उसका एमएससी के लिए, एडमिशन के लिए. तो वेरिफिकेशन होना था, तो हम लोग कॉलेज में गए थे. So there we met मनोज सर, एंड मनोज सर ने वहां पे हम लोग को बोला कि नहीं, तुम लोग को एमएससी नहीं करना है, तुम लोग को एमए करना है इंग्लिश से. हम बोले सर क्यों हमने अभी तक मैथ से ही पढ़ाई की है, तो मैथ से ही एमएससी करना चाहिए, इंग्लिश तो हम लोग का अच्छा है भी नहीं. क्योंकि सर गांव में पढ़ के फिर इंग्लिश उतना अच्छा हो नहीं पाता है. बहुत. एंड सर वो जो सबसे वीक सब्जेक्ट होता था ना हम लोग का इंग्लिश ही था. डर लगता था इंग्लिश से हम लोग को. तो वहां पे हमने सर से बोला कि सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग तो एक दो सेंटेंस लिखने में डरते हैं इंग्लिश में, तो कैसे पूरा एमए कैसे करेंगे इंग्लिश में. तो सर ने बोला कि अभी तक फेल हुए हो क्या तुम लोग, तो आगे भी नहीं होगे, डर क्यों रहे हो. तो एंड सर ने कोई सजेशन नहीं दिया था, सर ने ऑर्डर ही दिया था कि करना ही है तुम लोगों को. तो हमने बोला ओके सर, ठीक है फिर. एंड सर फिर जेटी कॉलेज में था भी नहीं, कोई एमए नहीं था वहाँ पे ग्रेजुएशन तक ही था. तो हम लोग को फिर सतना जाना पड़ा उसके लिए दूसरे कॉलेज में. सो आई हैव डन माय एमए फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सतना. बट बिफोर एडमिशन हम लोग ने कुछ क्लास बीए की अटेंड की, क्योंकि हम लोग का साइंस स्ट्रीम था, तो इंग्लिश का उतना नॉलेज नहीं था कि लिटरेचर होता क्या है, इसमें क्या पढ़ना क्या है हम लोगों को. तो मनोज सर ने हम लोग को कुछ टर्म हम लोग को बताए कि क्या होता है प्रोज, क्या होता है फिक्शन, क्या होता है पोएट्री, क्या होता है ड्रामा, क्या होता है.
तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग को सर ने दिया, और हम लोग बीए की क्लास में जाके बैठते थे ताकि हम कुछ थोड़ा बहुत हम लोग का बैकग्राउंड बन सके। फिर हम लोग सतना में कंटिन्यू किए अपना एमए। एंड सर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद फिर वो टाइम था 2020 का, तो उसमें लॉकडाउन पूरा लग गया। तो फिर वो भी हम लोग का कॉलेज सब जाना बंद हो गया। एंड बट यस, ऑनलाइन क्लास चलते थे, बट उतना हो नहीं पाता था क्योंकि सर एग्जाम भी नहीं होते थे उतने टाइम पे, कोविड के टाइम पे लॉकडाउन में। तो घर में रह के ही पढ़ना है, जितना पढ़ लो। तो एंड वही सब्जेक्ट चेंज किया था ना, तो उतना मोटिवेशन भी नहीं मिलता था कि पढ़ने का मन भी नहीं लगता था इंग्लिश में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना था। तो पूरा लॉकडाउन ना मैंने पूरा मूवी देखने में बिताया। मैं घर का कुछ करती थी, मूवी देखती थी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी मैंने लॉकडाउन में। फिर हो गया, जी। कंप्लीट हुआ एमए। तो उसके बाद सोचा कि अब तो एमए में कुछ खास किया नहीं हमने, कुछ पढ़ा ही नहीं उतना। थोड़ा बहुत जो क्लासेस ली थी उतना था नॉलेज, कुछ पोइट्री अच्छी लगती थी तो कुछ पढ़े, कुछ ड्रामा अच्छे लगे शेक्सपियर के वो पढ़े थे, बट तो उतना आधा एमए कोविड में निकल गया। आधा नहीं सर, आधे से ज्यादा। एक ही सेमेस्टर हम लोग का कॉलेज में हुआ, बाकी 3 सेमेस्टर कोविड में निकले। ओहो। तो फिर मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो हमने सोचा चलो अब एमएससी कर लेते हैं फिर से मैथ से जाके, एमए में तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर हम लोग कॉलेज में सर से एक बार मिलने गए, तो सर ने बोला क्यों टाइम वेस्ट करना है, अब तुम लोग नेट के लिए प्रिपेयर करो। तो हमने बोला सर क्या कह रहे हैं, अभी एमए में कितना कुछ पढ़ा ही नहीं तो क्या नेट में करना है, नेट कैसे क्वालिफाई करें। तो सर कहते हैं पहले तुम लोग शुरू तो करो, तुम लोग बुक्स खरीदो कुछ। तो सर ने कुछ बुक सजेस्ट किए हमको। तो पेपर वन का भी एक बुक सजेस्ट किया हम लोगों को, तो उसको हम लोग ले लिए और कुछ मतलब पढ़ाई शुरू कर दी अपने पेस पे ऐसे। एंड सर ने बोला कि एमएससी मत करो। तो हम लोग ने एक कंप्यूटर कोर्स कर लिया। तो 2022 में मैंने अपना पीजीडी से कंप्लीट किया, डिप्लोमा लिया कंप्यूटर में। उसके बाद ऐसे ही बुक पढ़ते रहे, फिर एक दिन मनोज सर का फोन आया कि नीलू कॉलेज आओ, एक बहुत अच्छा बुक मिला है हमको। तो मैंने एक अच्छा बुक सर्च किया। तो हम लोग गए कॉलेज फिर। तो सर ने हम लोग को बताया कि वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फिस्ट, ये वाला बुक तुम लोग को लेना है, और ये बहुत अच्छा बुक है, नंबर 1 बुक है ये। तो हमने बोला ओके सर। तो उसको अगस्त में 2022 अगस्त में हमने ऑर्डर कर दिया। और वाकई सर उसको पढ़ के मुझे, पीछे जो सारी बुक्स पढ़े थे तो बहुत बोरिंग लगती थी एकदम। कैसे, वो इतनी मोटी बुक थी नेट की सर, तो हम लोग को कैसे कंप्लीट होगा ये। 2-3 राइटर करके फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते थे तो होता ही नहीं था। फिर बुक ये वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फिस्ट, तो इसमें कुछ इंटरेस्ट आया पढ़ने में कि हाँ चलो कुछ है, तो हमने पढ़ाई शुरू कर दी इससे। एंड सर घर में पढ़ते पढ़ते ना मनोज सर फोन करके पूछते भी रहते थे कहाँ तक पहुंचे, कितना पढ़े। तो फिर सर ने एक दिन और फोन किया, बोलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। तो हम बोले सर जितने हैं उतने कर रहे हैं, बट अभी तक हम लोग को क्वेश्चन मिले नहीं आंसर ने, इंटरनेट में फाइंड कर रहे थे तो मिले नहीं। तो सर बोलते हैं कि एक दिन कॉलेज आओ फिर डिस्कस करते हैं। तो फिर मैं और मेरे फ्रेंड्स फिर कॉलेज पहुंच गए। एंड सर ने बोला कि हमने बोला कहाँ से सर मिलेंगे अनसॉल्व पेपर्स। तो सर ने बोला ये जो जिन्होंने ये बुक लिखी है उन्हीं से पूछ लो। तो मैं कहा सर कैसे पूछ ले इन सर से, तो इनका तो फोन नंबर भी नहीं है। तो कहते हैं इसमें होगा ना फोन नंबर। तो मैंने बोला सर ऐसे कैसे किसी को फोन कर सकते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। लग रहा है कि नेटवर्क का इशू है नीलू की तरफ से। आप देखिए कि विलेज में रहते हुए, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहते हुए भी नीलू ने सारी चीजों को स्ट्रगल करते हुए अचीव किया। अभी नीलू के यहाँ 5G ढंग से पहुंचा नहीं है, तो आप इसे क्लास में भी डिफिकल्टी फेस करते होंगे। आई थिंक शी विल बी rejoining by the time
आपने ये अब तक सीख लिया होगा कि जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं उतने सफिशिएंट हैं। हाँ जी, नहीं। आई एम सो सॉरी सर, was network problem. ओके, नो इश्यूज। Am I audible, sir? यस यस, ऑडिबल। Okay, sir. So I think there is some network problem. जहाँ से Am I audible, नेटवर्क sir? प्रॉब्लम स्टार्ट। यस यस, ऑडिबल। ओके सर। सो सर आपको याद होगा फिर हम लोग ने आपको ईमेल किया था कि सर हमको कुछ अनसॉल्व पेपर चाहिए, एंड सर आपने इमीडिएटली रिप्लाई किया उसको, एंड आपने अपना फिर नंबर भी दिया था वहीं पे, तो हम लोग ने आपको मैसेज भी किया, एंड तभी से सर वो हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब तब से हम सीरियस होके नेट के लिए प्रिपरेशन करने लगे, क्योंकि आपने तब अपना एडवर्टाइजमेंट दिया। उसके बाद हमने सर से बोला कि ये सर अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं सर, इस तरह क्लास चल रही है सर की, तो क्या हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए? तो सर ने बोला करना ही है, इसमें पूछना क्या है। और सर ने उसी दिन हम लोग का कॉलेज में रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया उसके लिए, और फीस भी सर ने ही दी थी हम लोगों की, क्योंकि हम लोग कॉलेज में थे। सर ने बोला कि कोई चांस नहीं है, आप लोग ज्वाइन करना ही है आप लोगों को। तो अभी आपने देखा कि नवंबर 2022, मतलब कि 23, 24 और अभी 25 चल रहा है। तो 2.5 साल में नीलू ने कहाँ से कहाँ की जर्नी तय की। इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर अ बीएससी स्टूडेंट जिसने कभी लिटरेचर का एल नहीं पढ़ा था। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज। पीजी हुआ उसमें भी केवल 6 महीने पढ़ाई की। तो आप सभी तो इनसे बहुत आगे हैं। यू हैव गॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। 6 महीने पढ़ करके कोई जीआरएफ निकाल सकता है, 1 साल की तैयारी करके प्रोफेसर बन सकता है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस सर, नवंबर 2022 व्हेन वी ज्वाइन योर क्लासेस, तो नेट की क्लासेस चल रहे थे, एंड कुछ 13 क्लासेस हम लोग के छूट भी गए थे नेट के, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। एंड उतने टाइम यूपीएचएससी की क्लासेस भी चल रहे थे सर। तो आपने हम नेट कैंडिडेट्स को यूपीएचएससी की क्लासेस भी दी थी, उसमें डीप में पढ़ने का मौका मिला हम लोगों को। एंड व्हेन आई जॉइन द लाइव क्लास ऑफ नेट, तो मुझे लगा यार इसमें तो क्वेश्चन भी पूछते हैं सर, तो इसमें पढ़ के भी आना पड़ेगा डेली। मुझे पहले लग रहा था ऐसे लेक्चर सुन के रहना है, बाकी अपना नोट्स बना के पढ़ना है उसको। मतलब फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है वो पता नहीं था पहले, तो उसमें फ्लिप्ड क्लासरूम चल रहा था नेट में, ये वीडियो देख के आना है और पढ़ना है। तो मैंने जिस दिन पहला क्लास ज्वाइन किया उस दिन सब लोग फटफट से जवाब दे रहे थे, तो ये लोग कैसे जवाब दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे से सर ने बताया कि ये पढ़ के आना है, तो फिर उस दिन से मैंने अपना तैयारी शुरू किया अच्छे से। एंड फिर मैंने वीडियो कंप्लीट करना मेरा प्राइमरी टास्क हो गया उस दिन से, जो टास्क मिल रहा है उसको कंप्लीट करना ही है। सारे वीडियो मैंने पहले से ही कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले अमेरिकन लिटरेचर के वीडियो खत्म किए मैंने, एंड उसके बाद सर आपने हम लोग को ब्रिटिश लिटरेचर के वीडियो सेंड किए। एक्चुअली उस टाइम पे ना हमें यूपीएचएससी क्लास में ड्रामा का यूनिट चल रहा था, तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, तो हम लोग की क्लासेस भी थोड़ा सा उस टाइम पे चल नहीं रही थी। तो आपने जो फोल्डर शेयर किया हुआ था ना, उसमें मैंने पहले से ही ब्रिटिश लिटरेचर के वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए थे। और फिर जब हम लोग की क्लास फिर से रिज्यूम हुई, तो मैंने पहले से ही कंप्लीट कर रखे थे, और फिर मैंने अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया उसी के साथ। और एक्चुअली मैं सारा कुछ नोट्स भी बनाती थी, क्योंकि सर पीडीएफ से पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होता था मुझे आंखों में, तो मैंने अपना खुद का नोट्स भी बनाया। जो स्लाइड में होता था वो सारे मेरे नोट्स में भी होता था। तो बुक तो थी, बुक में जो नहीं होता था वो सारा मैं लिखती थी लाइन बाय लाइन। तो वो हेल्पफुल रहा सर रिवीजन करने के टाइम पे। एंड यस सर, फिर ब्रिटिश लिटरेचर हमने कंप्लीट किया, एंड मार्च में मैंने अपना फर्स्ट नेट का अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि दैट इन दैट टाइम आई वाज नॉट रेडी। तो मुझे फॉर्म उसका अप्लाई करना नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी थोड़ा सा 30% सिलेबस ही कवर किया हुआ है, तो होना तो है नहीं, ये पहले तो कुछ पढ़ा नहीं मैंने।
बट आपने भी बोला और मनोज सर ने भी बोला कि एक्सपीरियंस के लिए देना चाहिए। तो मैंने वो अटेम्प्ट दिया था, बट उसमें मैं भी जानती थी कि होना नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है पूरा। तो उसमें पेपर 1 तो अच्छा रहा था, बट पेपर 2 में मेरे क्वेश्चंस भी काफी छूट गए थे। उसमें मोर देन 30 क्वेश्चन जो थे वो छूट गए थे बिना अटेम्प्ट के। तो वो एक एक्सपीरियंस के लिए रहा, क्योंकि वहां से मुझे सीखने को मिला कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है अपना एग्जाम में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर में स्क्रीन स्क्रॉल करना ये सब, तो फर्स्ट बार में वो एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद ब्रिटिश लिटरेचर के बाद हमने लिटरेरी थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट की मई में। तो वो भी हमने डीप में सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और मैंने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था, और फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया सारा लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। तो मुझे ऐसा कुछ टफ लगा नहीं, क्योंकि क्लासेस में भी सब बोलते थे कि सर ये बहुत टफ पार्ट होता है। तो मतलब मुझे तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट है ये, क्योंकि हमने इतना अच्छे से उसको पढ़ा ही था। एंड उसके बाद जून में मैंने अपना सीरियसली जो मेरा अटेम्प्ट था वो मैंने दिया। एंड फिर उसमें मेरा जेआरएफ हुआ। तो उसके बाद फिर जब जुलाई में, इट वाज 25 जुलाई सर, जब नेट का रिजल्ट आया था, एंड सर ने बोला कि मनोज सर ने बोला कि अगले दिन ही तुम कॉलेज आओ और तुम लोग तुम्हारा एमपीपीएससी का फॉर्म हमको अप्लाई करना है। तो आई सेड ओके सर, क्योंकि जेआरएफ भी हुआ था। तो मैंने ये भी सर से बोला कि सर पीएचडी का क्या करना है, क्योंकि जेआरएफ भी मिला है तो पीएचडी भी शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मनोज सर ने तो बोल दिया था कि नहीं, हमारा फोकस जो है उस पर ध्यान दो, पहले पीएचडी हम बाद में देखेंगे, पहले जो एमपीपीएससी है उस पर फोकस करो, क्योंकि ये गोल्डन चांस मिला हुआ है। एंड सर एमपीपीएससी की क्लासेस भी पहले से ही स्टार्ट कर दी थी आपने। मैं भी उस क्लासेस में हम लोग की क्लासेस भी उसी क्लासेस में मर्ज थी, नेट की क्लासेस। तब आप बोला करते थे कि ये जो एमपी का कैंडिडेट होगा ना उसके लिए गोल्डन चांस है। तब मेरा नेट था नहीं, तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार मुझे भी देने का मौका मिलेगा ये या नहीं मिलेगा। तो फॉर्चुनेटली मुझे मिला ये मौका फॉर्म भरने का वहाँ पे। एंड सर उसके बाद फिर हम लोग ने एमपीपीएससी का तैयारी शुरू कर दिया। उतने टाइम एमपीपीएससी की क्लासेस चल ही रही थी, तो उसके मॉक टेस्ट वो सब कुछ शुरू कर दिया हमने। एंड सर फिर एक्चुअली जो एमपीपीएससी का एग्जाम था वो 28 जनवरी को शेड्यूल था, इट वाज 2024। और आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया था जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो हमने सोचा ओके अब इससे आगे हम लोग को अपना रिवीजन करना है। तो मैंने अपना प्लान अकॉर्डिंगली बनाया कि कैसे क्या क्या कौन से दिन पढ़ना है कि 28 जनवरी तक मैं अपना सब कुछ कंप्लीट करूँ। क्योंकि सर जीके जो था, जीके पार्ट वो डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ ही पढ़ना था, पूरा एमपी का सारा फैक्ट था, सारा कुछ मेमोराइज करना था। और आईसीटी भी था पढ़ने का सिलेबस में, पेपर 1 में। तो वो चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि लिटरेचर में एंजॉय करती थी पढ़ना, बट पेपर 1 थोड़ा सा मुझे कम इंटरेस्टिंग लगता था। फिर भी मैंने उसको पढ़ा, बार बार पढ़ा, क्योंकि मैं जानती थी ये मेरा वीक पॉइंट है, तो यहाँ पे कहीं मैं मार ना खा जाऊं, तो उसके लिए मैं उसको बार बार पढ़ती थी। बट ये हुआ कि जनवरी में वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया 3 मार्च के लिए। और देन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब थोड़ा और टाइम मिलेगा जीके को रिवाइज करने का, क्योंकि वो ठीक से रिवाइज हो नहीं पाया था। उसके बाद आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम सोनी मैम। तो सोनी मैम ने बोला कि क्यों ना हम लोग अपना ग्रुप बनाएं और ग्रुप स्टडी करें, क्योंकि सर की क्लासेस तो खत्म हो गई हैं। तो हम ऐसा नहीं कि पढ़ाई ना कहीं छूट जाए। तो हम लोग ने अपना खुद का ग्रुप बनाया। बबली मैम थे, सोनी मैम थे, नीतू मैम थे, और मैं और अंजुला मैम ने भी बाद में ज्वाइन किया। तो उसमें हम लोग ना अपना सिलेबस कि इस दिन ये यूनिट करना है, और उसमें हम लोग क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते थे। तो सर ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने जो आपका कंटेंट था उसको पूरा पूरा रिवाइज कर डाला था, और 3 बार का डाला था। पोस्टपोन हुआ ये जाके फिर 9 जून। उसके बाद जी के भी हम लोग ने रिवाइज किया। तो ये सर 9 जून को जो एग्जाम हुआ, तो इंग्लिश में तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, बट जीके में थोड़ा मुझे डर लग रहा था, क्योंकि
कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन में मैंने गलत किए, तो इंग्लिश में जीके में उतना अच्छा मैं परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो it was the journey of written exam, and after that sir we मीन्स वो आंसर की थी, उसके हिसाब से मैंने आपको अपना जो स्कोर था वो शेयर किया। तब आपने बोला कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, तो जुलाई से हमने इंटरव्यू की क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। तो वहां से फिर हमने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया, एंड देन फिर 6 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। तो इट वाज द जर्नी सर ऑफ कंप्लीट प्रिपरेशन। ग्रेट, ग्रेट टू हियर दैट। अब डायरेक्टली आते हैं हम अपने मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू के ऊपर। तो कैसा रहा आपका मॉक इंटरव्यू का जर्नी और फाइनल इंटरव्यू का जर्नी? यस सर, सो अभी तो मैं कहूँगी सर इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी, क्योंकि मेरा स्पीकिंग इंग्लिश उतना अच्छा था नहीं, मुझे उस पर भी काम करना था। और लिटरेचर में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती थी कि इसका जवाब तो मैं दे दूंगी, कुछ भी पूछे कोई भी मैं जवाब दे दूंगी। तो यस सर, व्हेन आई सॉ द इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू ऑफ गुलिस्ता मैम, उनका फर्स्ट मॉक इंटरव्यू हमने देखा था। तो कितना, मतलब हम लोग ने देखा कितना अच्छा जवाब दे रही हैं मैम, कितने अच्छे से काबिली जवाब दे रही हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग को भी ऐसे ही सीखना है देना। तो मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था लेकिन मॉक इंटरव्यू में अपीयर होने का। फिर मैंने सोचा हो गया क्या ही पूछेंगे सर, लिटरेचर से पूछेंगे, तो चलो अपना शेड्यूल करवा लेते हैं एक दिन। तो मैंने अंजुला मैम के साथ प्रैक्टिस भी करी थी उसके लिए कि सर ये पूछेंगे तो ये जवाब दे देना है, सारे जो क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आप पूछते थे। बट सर आप तो वो क्वेश्चन पूछते नहीं थे जो हम लोग पढ़ के जाते थे, वो कभी आप पूछते नहीं थे। एंड सर फिर आपने पूछा सीधे ग्रामर से, क्योंकि ग्रामर मेरा स्ट्रॉन्ग था नहीं। तो मेरा पहला मॉक इंटरव्यू आई थिंक बहुत, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और फिर मुझे पता चला वहां से कि कहाँ से मतलब अपनी प्रिपरेशन को कहाँ पे मोड़ना है, कहाँ क्या प्रिपेयर करना है। तो जो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आपको आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है और कैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है। क्योंकि उससे पहले हम सिर्फ अज्यूमशन पे रहते हैं, मतलब सपनों की दुनिया में रहते हैं कि ये पूछेंगे तो हम ये जवाब दे पाएंगे, ये पूछे मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे जवाब देंगे। जब तक अपीयर नहीं होंगे ना, जब तक नहीं पता चलता कि क्या वहाँ का सिचुएशन क्या है। तो उसके बाद से फिर हमने सीरियसली मतलब और प्रैक्टिस हमारा तैयार किया हमने अपना, मतलब अंजुला मैम के साथ मैं करती थी पहले, फिर हम लोग ने एक और ग्रुप बनाया, सोनी मैम, बबली मैम और मैं। तो उसके बाद हम लोग डेली प्रैक्टिस करते थे इंग्लिश बोलने। एंड स्पेशली सोनी मैम और मैं, क्योंकि सोनी मैम कहते थे कि हम लोग को वो बनाना चाहिए अपने क्लास में, हम हिंदी में बात नहीं करेंगे, हम इंग्लिश में ही करेंगे। तो वहां से थोड़ा बहुत मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हुआ, इंग्लिश स्पीकिंग। एंड उसके बाद से मॉक इंटरव्यू में अपीयर होते होते, मीन्स दूसरे मॉक इंटरव्यू में इम्प्रूव किया। एंड अगेन आपने वो नहीं पूछा जो मैं पढ़ के गई थी, आपने दूसरा कुछ ही पूछा। तो वहां पे भी वही था, क्योंकि आप हर इंटरव्यू में सरप्राइज करते थे कि मतलब वैसे तो हम आपकी क्लासेस लेते थे रोज, तो उतना डर नहीं लगता था, लेकिन जो मॉक इंटरव्यू में आप होते थे वो कुछ डिफरेंट ही होते थे आप उसमें। तो लगता था कि रियल इंटरव्यू में बैठे। एंड ये सच कहूँ तो सर, मुझे वो रियल इंटरव्यू से ज्यादा डर ना मॉक इंटरव्यू का लगता था। तो उसके लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती थी अपीयर होने के लिए। तो वहाँ पे सारे पीयर्स भी रहते थे, वो भी अपना रिव्यू देते थे, और हम लोग को भी चांस मिलता था कि हम सारे इंटरव्यू देखें। तो वो एक जर्नी थी सर, क्योंकि आप तो सारा कुछ बताते थे, सबको बताते थे। तो हमको हमारे अंदर क्या अप्लाई करना है वो हम लोग को देखना था, कि हमारे अंदर भी ये कमी है तो हम लोग को भी देखना है, क्योंकि अपनी ही गलती से सीखना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। तो हमने दूसरों की गलतियों से भी सीखा, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी दी सबका मॉक इंटरव्यू देखने का। तो उस टाइम पे आरपीएससी का भी इंटरव्यू चल रहे थे, तो उसके भी बहुत हमने देखे। डेली इंटरव्यू शेड्यूल होते थे दिसंबर। तो सारे क्वेश्चन हम लोग थे कि सारे क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस क्लास को सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते थे कि इसका क्या बेस्ट आंसर हो सकता है, क्या बेस्ट आंसर हम इसका दे सकते हैं। तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल जर्नी सर। एंड मैंने आई थिंक
8 मॉक इंटरव्यू दिए हैं, और उसमें मेरा फर्स्ट मॉक इंटरव्यू का जो आपने मेरे को स्कोर दिया था 35 आउट ऑफ 100, एंड उसके बाद जो आपने लास्ट मॉक इंटरव्यू में मेरे को 90 दिया आउट ऑफ 100। सो ये जर्नी रहा सर। And when you went for the final interview? यस सर। सो एक्चुअली सच बोलूं तो सर मुझे उतना डर नहीं लग रहा था मॉक इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू में। वहां पे मैं देख रही थी कि सब लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, एंड मैं थोड़ा सा नर्वस थे, बट मुझे उतना डर लग नहीं रहा था। मैंने कहा क्या देखेंगे, जो भी पूछेंगे बता देंगे। तो शुभम सर भी थे वहां पे, क्योंकि उनका भी सेम डे पे ही इंटरव्यू था। तो हम दोनों एक दूसरे से वहीं पे डिस्कस कर रहे थे कि क्या पूछेंगे तो कैसे जवाब देंगे। वही प्रैक्टिस हम लोग की चालू थी। एंड उसके बाद फिर सर डॉक्यूमेंट का काम होता है वहां पे पहले। तो मेरा ना नंबर 3 पे इंटरव्यू था, बट मेरे से पहले जो 2 कैंडिडेट का इंटरव्यू था ना, उनका डॉक्यूमेंट का काम हुआ नहीं था। तो मेरा ही फिर फर्स्ट इंटरव्यू हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा फर्स्ट होगा, तो मैं उसके लिए रेडी भी नहीं थी, मैं थर्ड के लिए रेडी थी। लेकिन अचानक से उन लोग ने मुझे बुला लिया कि नीलू पटेल। तो फिर मैं ओके, तो मेरा फर्स्ट था। तो फिर मैं जैसे ही इंटर हुई उसमें, तो सर वहां पे थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, फिजिकल में कुछ ऐसा था नहीं। और मेरा भी जनरली मैं लोगों से ज्यादा मिलती नहीं हूँ, तो उतना कंफर्टेबल नहीं रहती है। बट वहां पे जब मैंने एंटर किया तो थोड़ा सा डर लगा था। तो और वो जो सर पैनल मेंबर, बोर्ड मेंबर थे, चेयरपर्सन, वो सबसे ज्यादा डेंजरस वाले थे। जो चारों पैनल में ना, वो सबसे डेंजरस पैनल था। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते थे, और वो बिल्कुल भी स्माइल करके क्वेश्चन नहीं पूछते थे, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली। तो व्हेन आई एंटर रूम, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है हो गया, बैठ जाइए। एंड फिर हिंदी में ही सर वो पहले बात कर रहे थे पूरा, कि अच्छा आप बताइए अपना, क्योंकि वो लोग ने फाइल खोल के रखी थी फर्स्ट कैंडिडेट की, और मैं थर्ड कैंडिडेट थी। तो उन्होंने पूछा, अच्छा आपका नाम ये नहीं है, आपका नाम नीलू है? मैंने कहा यस सर। कहते हैं अच्छा। तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी मेरा वाला जो डेस्क था वो खोला, एंड उन्होंने उससे योगा ही चूज किया। मेरा हॉबी था डूइंग योगा, तो उन्होंने सीधे योगा से ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। बताइए सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं, एंड सूर्य नमस्कार के मंत्र क्या होते हैं। स्टेप तो मैंने बता दिए सर, वो मंत्र पूछ रहे थे ना, तो मैं एक एक करके सारे मंत्र बता रही थी, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है मुझसे, तो मैंने अच्छे से तैयारी करके गई थी उसके लिए। बट वो जब बोर्ड में बने थे, हाँ बताओ बताओ, मैं काउंट कर रहा हूँ फिंगर्स में, बताओ। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, और मैं कुछ ही बता पाई, आधे तो मैं भूल गई वहां पे। तो मैंने सिंपली बोल दिया सर कि नो सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द कंप्लीट अ मंथ। तो फिर वो बोले ओके अच्छा। तो फिर वो दूसरे वाले जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, वो भी एक एक बड़ा सा मंत्र बोलते हैं कि ये मंत्र आप जानते हो जो सूर्य नमस्कार में होता है? तो मैंने बोला नो सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस मंत्र। एंड वो सर हिंदी में बात कर रहे थे, वो मेरे से बोल रहे थे कि आप इंग्लिश में जवाब दो, क्योंकि आपने सिखाया था कि जब हिंदी में बोले तो हिंदी में जवाब देना है, और इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में जवाब देना। तो आई वॉज फॉलोइंग दैट इंस्ट्रक्शन। तो फिर वो एक मेंबर ने बोल भी दिया कि आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, बट वो हिंदी में ही पूछ रहे थे। फिर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हुए, तो रोमांटिक एज से उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि व्हेन इट वाज स्टार्टेड। तो एक्चुअली आपने बोला था कि एक एज प्रिपेयर करके जाना है, पोएट प्रिपेयर करके जाना है, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट। तो मैंने रोमांटिक एज ही प्रिपेयर किया हुआ था, क्योंकि इट वाज माय फेवरेट एज। तो उन्होंने बिना पूछे कि आपका फेवरेट एज क्या है, उन्होंने सीधे रोमांटिक एज से क्वेश्चन करना शुरू किया। तब आई फील हैप्पी, मतलब ठीक है अब तो ये मेरा एरिया आ गया। तो मैंने जवाब देना शुरू किया वहां से कि यस सर, इट वाज स्टार्टेड इन 1798। फिर उन्होंने पूछा आप डेफिनेशन बताइए वर्ड्सवर्थ की, व्हाट वाज द डेफिनेशन गिवन बाय वर्ड्सवर्थ। तो मैंने डेफिनेशन पूरा बताया, बट वो आधे में ही उन्होंने सर उनको लगता है ना कि इन लोग को जवाब आ रहा है, फिर वो पूरा टाइम नहीं देते आपको, कि वो बीच में ही आपको इंटरप्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको भी सबको टाइम थोड़ा थोड़ा देना रहता है। तो
उन्होंने बीच में ही रोका मुझे और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप वर्ड्सवर्थ की ना, पहले उन्होंने बोला कि इस डेफिनेशन को आप एक्सप्लेन करो, तो आई एक्सप्लेन दैट डेफिनेशन एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि आप वर्ड्सवर्थ की लाइंस कोई भी अगर रिसाइट कर पाए, तो फॉर्चुनेटली वर्ड्सवर्थ ही मेरा फेवरेट पोएट, मेरे फेवरेट पोएट थे और मैंने उनका डैफोडिल पूरा याद किया हुआ था पूरा। तो आई स्टार्ट, मैंने उसको पोएम आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे फर्स्ट स्टेंजा मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद बोलते हैं कि लास्ट स्टेंजा में फिर वो खुद ही एक्सप्लेन करने लगे कि यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है वर्ड्सवर्थ ने वो यहाँ पे अप्लाई हो रही। तो उन्होंने फिर अपने आप ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया वहां पे लास्ट स्टेंजा। उसके बाद वे वहां से रोमांटिक एज से फिर मॉडर्न एज से क्वेश्चन किए उन लोगों ने, टीएस इलियट से क्वेश्चन किए एंड वो जो एक और वो मेंबर थे वो ग्रामर से क्वेश्चन पूछ रहे थे, उन्होंने उससे नाउन फ्रेज पूछा, एडजेक्टिव फ्रेज पूछा एंड ऑल्सो दे आस्क्ड मी टू राइट वन सेंटेंस। बोर्ड में उन्होंने एक सेंटेंस लिखवाया नाउन फ्रेज का, तो मैंने वहां पे लिखा एक सेंटेंस एंड फिर वो एक जो एक और बोर्ड मेंबर थे, फिर देयर वर 4 मेंबर्स इन दैट पैनल। तो जो चौथे बोर्ड मेंबर थे उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि मैं आपको मिस नीलू पटेल बोल रहा हूँ, तो मिस और मिस में क्या डिफरेंस? तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट आंसर, तो मैंने सिंपली बोल दिया सर नो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट उसके अलावा मैंने सारे आंसर दिए उनको एंड उन्होंने कुछ टीचिंग से भी किए क्योंकि टीचिंग भी मेरा हॉबी था, तो टीचिंग से क्वेश्चन किए एंड सिचुएशनल क्वेश्चन किए कुछ। तो यस सर, ये मेरा एक्सपीरियंस था मॉक एंड सॉरी रियल इंटरव्यू का। तब बट सर उतने टाइम मुझे लग रहा था कि नहीं ये तो अच्छा नहीं गया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो मैंने नहीं आंसर किए थे उसी में ध्यान जा रहा था, जो मैंने आंसर किए थे उससे उसमें ध्यान नहीं जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं ये अच्छा नहीं है। और फिर सबसे पहले मेरा वो भी किया, तो मैंने इंटरव्यू से निकल के फिर सबसे पहले आपको ही कॉल किया। यस सर, इट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ माय रियल इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में और रियल इंटरव्यू में क्या फर्क रहा? यस सर, तो वहाँ पे जो मॉक इंटरव्यू में ये था कि सर ये ऑन, तो उसमें वो था, लेकिन क्वेश्चन सर ज्यादा डिफिकल्ट रहते रियल इंटरव्यू के उस अपेक्षा से। रियल इंटरव्यू में बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, वो इतना डीप में जाते ही नहीं है, स्पेशली सब्जेक्ट में वो डीप जाते ही नहीं। बट मॉक में तो आप तो बिल्कुल डीप में जाके क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो मॉक था वो ज्यादा डिफिकल्ट था रियल। यस, ये मेरा हमेशा से स्ट्रेटेजी रहता है कि आपको मॉक इंटरव्यू में इतना ग्रिल किया जाए, इतना डीप लेवल पे ग्रिल किया जाए कि आपको रियल इंटरव्यू में ना डर लगे और ना ही क्वेश्चन को फेस करने में हेजिटेशन हो। ऐसे कितने क्वेश्चन थे नीलू जो कि आपने मॉक इंटरव्यू में प्रिपेयर नहीं थे? अब परसेंटेज में अगर बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप मॉक इंटरव्यू में पहले ये सब कुछ प्रिपेयर करके गए थे और कितने ऐसे थे जो नए थे बिल्कुल? यस सर, सो कुछ क्वेश्चन थे, परसेंट की बात करें सो 10 to 15% क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने प्रिपेयर नहीं किए थे। बट जो 80 to 85% क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रिपेयर। ये तो 80% सेम क्वेश्चन आना है तो बहुत बड़ी बात है, एक कॉन्फिडेंस की बात है। तो डेफिनेटली यू कुड हैव गॉट अ वेरी यस गुड कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दैट। चलिए अब आते हैं आपके रिजल्ट की तरफ, डे ऑफ रिजल्ट। यस सर। तो जो भी यहाँ पे हैं आप लोग, बहुत सारी यहाँ से लर्निंग लेके जानी है, सब सारी लर्निंग को इंटीग्रेट करनी है, एक एक सेंटेंस में लर्निंग है यहाँ पे। और नीलू जैसा इंसान कर सकता है शायद दुनिया में कोई भी कर सकता है, केवल और केवल डेडिकेशन चाहिए कि मुझे करना है, दैट्स इट। और वो आप सबके पास है, तभी आप यहाँ पे सेशन में हैं।
क्योंकि कुछ अचीव करने के लिए कुछ कॉपी करना होता है। एक ऐसा इंसान ढूंढ लो जिसने कुछ किया है, उसको कॉपी करते रहो। कॉपी करते करते आप भी सक्सेस हो जाओगे। चलो जी नीलू, अभी आपका बिल्कुल क्लियर आ रहा है। सो प्लीज शेयर अबाउट द डिटेल्स ऑफ द डे ऑफ रिजल्ट। यस सर। सो एक्चुअली उस दिन मुझे कोई ऐसा था नहीं कि आएगा रिजल्ट कि नहीं आएगा। बट यस सर, क्योंकि 1 जून को हम लोग का दूसरा एग्जाम था, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं था, तो आई हैव अप्लाइड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। तो 1 जून को तो एमपीपीएससी का एग्जाम ही था। तो उससे पहले हम लोग रिवीजन में ही लगे हुए थे कि क्या करें। एक्चुअली इट वाज आल्सो डिलेमा सर कि क्या करें, रिजल्ट नहीं आ रहा है, पढ़ना है नेक्स्ट एग्जाम का। ये पहले तो यही था कि रिजल्ट आ जाएगा, तो हम लोग ने अपना उतना तैयारी शुरू किया नहीं था। वही था कि प्रीवियस नॉलेज पे जाके एग्जाम देना है। बट कुछ दिन थे तो हमने सोचा कि अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, जो भी कर सकते हैं इतने टाइम में। तो मैं अपना फोकस सिर्फ रिवीजन पे ही कर रही थी। बट क्या हुआ कि जब 23 को डेट आया था एमपीपीएससी का, क्योंकि उससे पहले तो ये लग रहा था कि पोस्टपोन शायद हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। तो वो एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया उन्होंने, एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए 23 को। तो मुझे लगा ओके, अब रिजल्ट नहीं आने वाला है, अब सीधे एग्जाम ही होगा, तो अच्छा है कि फिर से रिवीजन करो और अच्छे से एग्जाम दो। एंड फिर उसके बाद उन्होंने सडनली रिजल्ट अनाउंस करना शुरू कर दिया। पहले हिस्ट्री का आया, फिर हिंदी का आया। तो मुझे लगा चलो इसके, हम लोग के पहले हिस्ट्री और हिंदी का ही रिजल्ट आया था, तो मुझे लगा फ्राइडे को कि शायद आज इंग्लिश का आ जाना चाहिए, क्योंकि इट वाज द लास्ट डे बिफोर एग्जाम। तो उस दिन लग रहा था कि 8 बजे तक, क्योंकि जनरली 8 बजे एमपीपीएससी रिलीज कर देता था रिजल्ट। तो मैं 8 बजे का वेट कर रही थी कि 8 बजे रिजल्ट आ जाए। बट जब 8 बजे चेक किया तो रिजल्ट आया नहीं था। तो मुझे लगा हटाओ, अब नहीं आएगा रिजल्ट, सीधे एग्जाम के बाद ही आएगा। तो अब अच्छे से एग्जाम पे फोकस करते हैं। तो मैं वही अपना क्लास ज्वाइन करने लगी। अपना जो हम लोग का क्लास चल रहा था उस दिन, कम्युनिकेशन स्किल का, प्रियंका मैम का क्लास चल रहा था उस दिन। तो मैं क्लास में थी। एंड मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ कि आज रिजल्ट आया नहीं, अभी एग्जाम के बाद आएगा रिजल्ट शायद। तो 10 बजे या फिर 10 बज के 20 मिनट पे शायद मुझे मैसेज रिसीव होने लगे व्हाट्सएप में। शुभम सर का मैसेज आया, then सुनिधि मैम का, सिंघम मैडम का आया। और वो सब कॉन्ग्रेचुलेशन एकदम मैसेज कर रहे थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा लगता है रिजल्ट आ गया। तो मैंने सोचा ओके, पहले क्लास खत्म करते हैं, उसके बाद जाते हैं रिजल्ट देखने। तो वो 10:30 तक क्लास चलना था, बट उस दिन वो 10:45 तक क्लास चला। तो मुझे ये लग रहा था कि जल्दी जल्दी क्लास खत्म हो, मैं जाके अपना रिजल्ट देखूं। तो वही था सर उस दिन। फिर वो जैसे क्लास खत्म हुआ ना, मैं सीधे जाके मैंने अपना एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके वो पीडीएफ डाउनलोड करके सीधे रिजल्ट देखा अपना। तो अब मैं रिजल्ट खोल रही हूँ, तो उसमें मतलब देख रही हूँ बबली मैम, बलराम सर, विशाल सर। मैंने कहा यार, सब लोग ही हम लोग के ग्रुप से सिलेक्ट हो गए। तो मतलब वो बहुत अच्छा, मतलब फीलिंग ही एक अलग था कि सर हम सब सिलेक्ट हो गए। तो मेरा भी नाम मैंने देखा, तो मतलब ये तो था कि सिलेक्ट हो ही गए हूँ, तभी सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। तो ये सर, फिर मैंने आपको फोन किया। एंड हमने एक्चुअली मम्मी पापा मेरे दोनों सो गए थे उतने टाइम तक। तो पापा को जगाया नहीं, मम्मी को बता दिया उठा के। तो मम्मी बहुत खुश हुई, तो मम्मी उठ के आई। तो हमने कहा कि पापा को तो सुबह बताएंगे, तो पापा को सोने देते हैं। फिर मैंने अपनी बहनों को बताया, जो मेरी दीदी ससुराल में है दोनों, तो उनको बताया। तो उनके फोन तुरंत ही वो लोग फोन करने लगे। एंड मतलब कि वो इतने ज्यादा खुश हुए कि मतलब क्या ही हो गया। तो वो था, मतलब उतने टाइम तो सर उस दिन फिर वो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। जितना भी एग्जाम रहा है, प्रेशर रहा है, मेरी नींद कभी नहीं भागी। मेरे को नींद भयंकर आती थी। तो अच्छा। टेंशन में भी मेरे को ज्यादा नींद आती थी, लेकिन उस दिन सब नींद नहीं आ रही थी। तो उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे आपका ट्रिक फॉलो करना पड़ा था, वो रिवर्स काउंटिंग वाला नींद के लिए।
तो सर उस दिन, क्योंकि मैं खुद को कह रही थी कि अरे चलो नीलू सो जाओ, 4 बजे से उठना है, अभी योगा क्लास ज्वाइन करना है, सो जाओ। बट वो नींद नहीं आ रही थी सर उस दिन। तो ये सर उस दिन मतलब एक वो था कि जिसके लिए इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, आखिरकार वो मिल गया उस दिन। यस, इट वाज द डे बस। ऑफ रिजल्ट। और फिर पापा को बताया? यस सर, फिर सुबह मैंने पापा को बताया जब पापा उठे। एंड योगा क्लास के बाद ही जब छत से नीचे गए, तो फिर जब पापा फ्री हुए सब ब्रश व्रश करके, तब पापा को बताया। पापा कहते हैं अच्छा, जो इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट आया है? तो मैंने कहा हाँ पापा, उसमें सिलेक्शन हो गया है। तो पापा कहते हैं हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा जेआरएफ का रिजल्ट जब आया ना, तो तभी पापा बोलते हैं, जब मैंने बताया पापा को कि पापा सिलेक्शन हो गया ना, दीदी ने बताया था एक्चुअली पापा को कि पापा नीलू का जेआरएफ हो गया। तो पापा कहते हैं मुझे तो पता था उसका सिलेक्शन हो जाए, जेआरएफ होना है। तो उतना ज्यादा सरप्राइज पापा हुए नहीं थे, तो इसमें भी ज्यादा सरप्राइज नहीं हुए, कहे अच्छा हो गया, ओके। फिर वही था सर, बहुत सारे फोन आने लगे उस दिन के। उस दिन फिर मैंने सोचा था कुछ टॉपिक रखे थे रिवाइज करने के लिए, तो उस दिन कुछ रिवीजन नहीं हुआ। फिर उस दिन पूरा दिन फिर फोन कॉल में ही गया, फोन कॉल मैसेज ये सब। ग्रेट ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, वेरी सेंसेशनल। इसी बीच में पिछले 1 साल में आपने फैकल्टी का रोल भी प्ले किया। हाउ इट वाज इजी एंड डिफिकल्ट टू हैंडल बोथ द थिंग्स टुगेदर, और खासकर मेरे साथ डील करना कितना आसान या मुश्किल था? यस सर, तो जैसे आसान तो नहीं था सर, बिल्कुल आसान नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रेम सर को कि कितना ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ करना, टाइम से सब कुछ करना। तो मुझे वो स्पीड मैच भी करना रहता है आपके साथ कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एंड वो जो आपके मीन्स कि क्या पता, मैं अपना शाम का कुछ शेड्यूल बना के मैंने रखा है, फिर आपका मैसेज आता है कि नीलू ये करना है इतने टाइम, फिर सब छोड़ छाड़ के उसमें लग जाओ। तो ये था, बट ये था कि शुरुआत में जब आपने कहा कि क्लासेस करनी है, तो आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि नहीं हो पाएगा सर मेरे से, मैं कैसे करूंगी सर, मैंने कभी किया ही नहीं है। तब आपने बोला था कि सब पहली बार ही करना पड़ता है, तो करना तो पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ओके सर। तो सर सीखते सीखते, क्योंकि इस काम से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, मतलब गूगल मीट पे काम करना एंड प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब कुछ मैंने सीखा इसमें। क्वेश्चंस डील कैसे करना है, तो ये सब सीखने को बहुत कुछ मिला। एंड ये सर मैंने आपको मैसेज भी किया था जब आपने बोला कि आपका 2024 कैसा बीता न्यू ईयर पे। तो मैंने आपको बोला था कि सर मुझे पता भी नहीं चला कब निकल गया, बिल्कुल पता नहीं चला। क्योंकि सर सुबह से शाम तक मैं वही करते रहती थी, पढ़ाई काम, और कुछ के लिए टाइम ही नहीं था सर, बिल्कुल टाइम नहीं था। तो वही था, क्योंकि मूवी देखना मुझे बहुत पसंद है, बट उसके लिए भी टाइम नहीं था। प्रिपरेशन के दौरान रिटन एग्जाम के, बस वो था कि जब मैंने रिटन एग्जाम दिया तो 1-2 दिन का ब्रेक लेके मैंने देखी थी कुछ 1-2 मूवी, उसके बाद फिर नहीं मिला टाइम देखने का मूवी, मुझे बिल्कुल भी कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता था। और आंसर वही था कि शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना, और जो एचपीएससी की क्लासेस चल रही थी उसको देखना, उसमें पार्टिसिपेट करना, तो सुबह से शाम तक उसी पे लगे रहना। तो सर इट वाज डिफिकल्ट बट इट एंजॉयबल आल्सो। देखो, मुझे सबसे बात जो अच्छी लगी नीलू आपकी, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। चाहे वो योगा की क्लास हो, चाहे वो नेट की क्लास हो, चाहे एचपीएससी की क्लास हो, चाहे कोई टास्क आपको दिया हो, तो आपको टास्क दे दिया मतलब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ कि वो काम तो होना ही होना है क्योंकि नीलू को दिया है। और वो एग्जैक्टली टाइम पे खत्म होकर के फीडबैक के साथ मेरे पास आता भी था। तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस कंसिस्टेंसी? सर ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि आपने बोला था। तो मेरा तो यही था कि जो सर बोलेंगे वो करना है। और मैं शुरुआत से ही सर आपको ब्लाइंडली फॉलो करते आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अपने आप तो होगा नहीं, जो भी एग्जाम भी क्वालिफाई करना है अभी। और यही था सर कि मतलब ना ना करके फिर टाइम पे ना करके, तो उसको करने का कुछ मतलब ही नहीं था कि
लेट करो तो फिर कुछ मतलब नहीं था। इससे अच्छा टाइम पे ही कर दो और फ्री हो जाओ। वही था सर आपका एक जो आपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में सिखाया था, एलिफेंट टास्क। तो टाइमली खत्म करो जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं अपने सब डिफिकल्ट टास्क ना सबसे पहले ही कंप्लीट करती हूँ। और उस बात पे सर थोड़ा सा मैं आलसी भी हूँ, क्योंकि मैं अपना टाइम बचाना चाह रही थी कि मैं कुछ आराम करूंगी उसके बाद। तो जल्दी से सारे काम निपटाओ और फिर आराम करो, अपना जो मर्जी करो, फिर पढ़ो अपना थोड़ा बहुत। तो वही था सर इसके पीछे। और कंसिस्टेंसी की बात करें तो सर कुछ क्लास छोड़ना, तो क्लास छूटता था तो मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मेरा कुछ छूट रहा है, मैंने कुछ मिस कर दिया। और जो मैंने अपना प्लान पूरा दिन का किए जो मैं अपना प्लान करती थी पूरे दिन का ना, तो उसमें रिकॉर्डिंग क्लास तो देखना ऐड नहीं करती थी। तो वो एक अलग टास्क हो जाता कि ये क्लास का रिकॉर्डिंग देखना, तो मतलब एक और 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम मुझे उसमें देना होता रहेगा, क्योंकि क्लास का टाइम फिर मैं क्या करूंगी। तो वो था कि क्लास तो मिस करनी नहीं है, किसी हालत में नहीं करनी है। तो ये था सर कंसिस्टेंसी की, मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि छूटेगा तो फिर मेरा ही बर्डन बढ़ेगा बाद में। तो ये सारी चीजें थी सर। और ये सारे जो काम मैं टाइम पे निपटाती थी सर, ये सब आपसे ही सीखा है। और इस वजह से ये सब कुछ हो पाया। और सुबह सुबह उठना कितना आसान था। हर दिन योगा क्लास ज्वाइन करना बिना मिस किए, हर दिन मैसेज पोस्ट करना ग्रुप के अंदर, कभी एक दिन भी मिस नहीं हुआ कि आज लिंक नहीं आई हो। यस सर। तो सुबह उठना, एक्चुअली मैं कभी सुबह उठती नहीं थी पहले। इट वाज द टाइम सर। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, जब मैं 12th क्लास में थी ना, तो 11th में हम लोग के स्कूल में ये था कि भाई एक स्कूल में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप लोग को कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैथ के लिए और फिजिक्स के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो नागौद ही कोचिंग करने जाना था गाँव से। तो उतने वो था टाइम मेरे लिए जो मैं सुबह उठी थी। उसके पहले मैं कभी सुबह उठी नहीं। मैं हमेशा 8 बजे, 9 बजे, कभी कभी 10 बजे भी उठती थी। सुबह रात में मैं पढ़ती थी सर। सुबह मैं कभी उठी नहीं। तो वही था, क्योंकि 12th टाइम पे था, मैं सुबह सुबह 5:30 से जाती थी अपने गाँव से और बस पकड़ती थी सुबह 5:30, और उनके कोचिंग में पहुंच जाती थी 6 बजे। और उतने टाइम मैं सुबह उठती थी। बट मैं यही सोचती थी कि ये टाइम निकल जाए ना, फिर मैं आराम से ही सोऊंगी। फिर क्योंकि संडे आता था तो मैं कभी नहीं उठती थी सुबह से। सुबह उठना एक्चुअली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसी वजह से सर मैंने ना स्कूल टाइम में चाय छोड़ दी थी। मम्मी कहती थी कि जब हम लोग स्कूल में थे, छोटे छोटे थे, मतलब रहे होंगे कुछ 8th क्लास 7th क्लास में। तो उस टाइम पे ना मम्मी कहती थी कि उठ जाओ, नहीं तो चाय नहीं मिलेगी तुम लोगों को, टाइम से उठो, चाय ठंडी हो रही है। तो हमने बोला कि हो गया मम्मी, सोने दीजिए ना, अभी चाय पीना ही नहीं, हटाइए। तो मैंने उस टाइम पे ना चाय छोड़ दी थी। तो नींद के लिए। हाँ कि सोना है भाई, सुबह का नींद बहुत अच्छा है, सुबह ही सोना है, चाय वाय मत दो। तो तब से मैंने चाय छोड़ी हुई है सर। एंड फिर जब योगा क्लास ज्वाइन करने की बात आई, तो जब फर्स्ट टाइम आपने योगा ग्रुप में डाला था, तो मैंने और मेरी फ्रेंड थी रोशनी, तो हम दोनों ने सोचा कि चलो ज्वाइन करके देखते हैं होता क्या है इसमें। क्योंकि उससे पहले भी सर शौक था एक बार योगा करने का। तो मैंने कुछ दिन किया था योगा, खुद से किया था, सूर्य नमस्कार वगैरह मैं करती थी। बट सर वही था कि कंसिस्टेंसी, और सुबह जब उठते हैं तो फिर वो मोटिवेशन नहीं आता, खुद से ही तो करना है। तो वो हो जाता है कि चलो अरे हटाओ, आप आज नहीं करते हैं। तो वो टूट गया फिर वो बीच में कंसिस्टेंसी। बट क्लासेस का ये था कि ज्वाइन ही करना है, नहीं तो सर को क्या जवाब दें। और वो भी रहता है ना सर, आपके योगा क्लास में 2-3 दिन ज्वाइन ना करो तो आप ग्रुप से बाहर भी निकाल देते हैं। तो मेरा यही था सर कि मिस नहीं करना है। क्लास योगा की होती थी? सॉरी मैम। कितने बजे से होती थी क्लास योगा की आपकी? सुबह 5 बजे होती है मैडम। तो उसके लिए उठना पड़ता है सुबह 4 बजे। तो वही था सर। एंड फिर वही था, अलार्म लगाया तो मतलब मेरा ऐसा है कि मैं पहले अलार्म बजा तो मैं तुरंत ही उठ के उसको, एक्चुअली मैं अपना फोन ना दूर रखती हूँ अपने बेड से।
तो उठ के जाना, फिर फोन बंद करना और फिर वापस आके तो सोना, कोई सेंस नहीं बनता वापस बेड में आना। तो वही था, खुद को समझाना कि चलो नीलू योगा करने के बाद फिर अपन सोएंगे ना, तो इसमें अभी उठ जाते हैं। तो क्योंकि सर योगा करके बहुत भयंकर नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। बट यही था कि अभी ज्वाइन करते हैं, बाद में कभी डे में टाइम मिला योगा करने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी अपने टास्क कंप्लीट करती थी कि मैं अपना 1-2 घंटे का नैप ले पाऊँ। तो यही था रात सर सुबह उठने का, क्योंकि करना था, योगा क्लास ज्वाइन करना था। और काफी हेल्पफुल भी रहा योगा मेरे हेल्थ के लिए, क्योंकि मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है अभी, और ये मैंने जब पहले ज्वाइन किया था ना, ये खत्म भी हो गया था। फिर वही है कि एग्जाम की वजह से मैंने सारा उसमें फोकस किया, हेल्थ पे फोकस नहीं किया, और कुछ दिन योगा भी बंद कर दिया था एग्जाम की वजह से ही। तो वो फिर से वापस प्रॉब्लम शुरू हो गया मुझे। तो यही है कि भाई प्रॉब्लम खत्म करनी है तो योगा तो करना है। और वो जो सुबह सुबह सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है योगा क्लास से, वो अलग चीज है सर। और कि हम भी अपने हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं तो पूरा टाइम बैठ के पढ़ना ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है कि कहीं वॉक भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपने हेल्थ के लिए तो कुछ करना है। तो यही है सर कि रोज योगा क्लास ज्वाइन करना, और मिस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता सर। क्योंकि मेरा ये रीजन है कि सर मुझे आपसे कुछ सुनना नहीं है योगा क्लास में, क्योंकि आप हमेशा इनडायरेक्टली ही सबको सुनाते हो, वो मैं देखती हूँ बड़े ध्यान से। चलो, एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर किसी की लाइफ में। आप किसी न किसी के लिए अकाउंटेबल हो। अगर आप खुद के लिए अकाउंटेबल हो तो सबसे बढ़िया है। अदरवाइज आप अपने मेंटर के प्रति अकाउंटेबल हो, अपने पेरेंट्स के प्रति अकाउंटेबल हो, तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा ही आपको आगे लेके जाती है। सो रियली कुडोज टू यू नीलू। अब आते हैं एक्नॉलेजमेंट की तरफ। शुरू से लेकर के आज तक की जो आपकी ड्रीम की जर्नी रही है, किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें? यस सर। So yes, of course, it was not my, it is not a success of my alone. तो मतलब ये मेरी अकेले की जर्नी नहीं है। तो सबसे पहले तो सर, a big thank you to Almighty God who blessed me world best mentors in my life। क्योंकि सर जो मुझे मेंटर्स मिले हैं ना सर, प्रेम सर, मनोज सर, ये ऐसे मेंटर नहीं है कि भाई बोल दिया ये रास्ता है चलो। नहीं, ये हाथ पकड़ के लेके जाएंगे आपको मंजिल तक। आप नहीं जाओगे ना तो खींच के लेके जाएंगे। तो मतलब मुझे बहुत, अपने आप को मैं लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसे मेंटर्स मिले। क्योंकि मनोज सर ने तो, मतलब मेरे को फोन कर करके कि भाई पढ़ना है पढ़ो, है ना। और वही है कि तैयारी कैसी चल रही है। उन्होंने मेरे को फोन करके ये भी कहा था सर एक दिन कि नीलू, जिस भी बुक की जरूरत हो ना तुमको, तुम बस बताओ, बस तुम पढ़ो। और वो मेरे को प्रोवाइड भी कराते थे सर मेरे प्रिपरेशन के दौरान, जीके के लिए और सब कुछ वो लाते थे और मेरे को देते थे कि ये पढ़ना है तुमको। तो मुझे तो सर करना ही था। तो एक जो करने के पीछे रीजन सबसे बड़ा, वो मनोज सर थे। जो मुझे अपने लिए, मैं सोचती भी ना कि मुझे अपने लिए करना है तो मैं शायद ना भी करती, लेकिन करना था मनोज सर के लिए तो मैंने किया। तो यस सर, मनोज सर का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत सिग्निफिकेंट था इस जर्नी में। तो यस सर, और वो वर्ड्स से नहीं हो सकता कि मैं अपने मेंटर्स का जो मेंटर्स के लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर पाऊँ ना, वर्ड्स पे हो ही नहीं पाएगा सर। इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज सर जो लिटरेचर मुझे जब समझ में आया तब मैंने आपके क्लासेस ज्वाइन करी। मुझे पहले नहीं समझ में आता था, सच बताऊं तो मुझे नहीं समझ में आता था लिटरेचर क्या है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश मेरा सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट था पहले से ही। मुझे डर लगता था इंग्लिश से। बट अभी इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर होना तो मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने कर लिया। तो ये था, इसके आप दोनों के बिना नहीं हो पाता सर। तो it is not possible to express my gratitude in words. They are not sufficient word for that. And sir, next to my parents, especially my mother, she was taking care of my time. मतलब कि कुछ भी घर में कुछ काम आ रहा है ना, तो मतलब मैं नहीं अकेले अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दे रही थी। मेरी मम्मी एंड माय सिस्टर स्पेशली, मेरी दीदी साधना, वो भी मतलब उतना ही ख्याल रख रहे थे कि मेरा डिस्टर्ब ना हो, मेरा क्लास मिस ना हो। क्योंकि क्लास के टाइम पे भी अगर कोई काम आ रहा था ना तो वो लोग मेरे को फ्री करते थे।
कि आप अपना क्लास करो, काम हो जाएगा। तो मेरी मम्मी का जो रोल रहा इस पूरी जर्नी में, वो बहुत सिग्निफिकेंट रहा। उनके सपोर्ट के बिना तो मैं नहीं कर पाती। एंड पापा का, यस, पापा हमेशा फ्रीडम दिए हैं कि आपको जो पढ़ना है आप पढ़ो, आप कुछ टेंशन मत लो। मतलब वो कभी ये नहीं हुआ कि नहीं आपको यही पढ़ना है, आपको यही करना है। क्योंकि जब एमए करने की बात आई थी ना, तो मैंने जस्ट पापा को पूछा था कि पापा सर बोल रहे हैं एमए करने को, तो क्या मैं ले लूं एडमिशन? और पापा कहते हैं कि वहां पे सिंपली कि पढ़ना तुमको है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जो करना है करो। तो वो जो भरोसा था उनको हमेशा था कि कर लेंगे एक दिन ये लोग। तो यस सर, पेरेंट्स एंड माय सिस्टर एंड यस, और मेरे भाई बहन जो हैं, मेरी दीदी जो हैं, वो दोनों मेरे को हमेशा मोटिवेट करें कि तुमको तो करना ही है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा भाई है वो हमेशा भले ही मना कर करके करे, लेकिन करता था हेल्प। मैं उसको बोलती थी तो पहले तो वो मना करता है, लेकिन बाद में तो वो करता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। एंड यस सर, उसके बाद स्पेशल थैंक्स टू सोनी मैम, बबली मैम, अंजुला मैम, क्योंकि सर इनके साथ जो प्रिपरेशन हुई ना, वो एक अमेजिंग जर्नी थी। बबली मैम से मैंने कितना कुछ सीखा। और सर वो कितनी काइंड है ना कि फील ही नहीं आएगा कि वो कितनी ज्यादा मतलब किस लेवल की रिसर्चर हैं, कितना ज्यादा उनको नॉलेज है सब चीज का ना। कभी मतलब उनसे बात करके ऐसा लगा ही नहीं। वो इतनी ज्यादा काइंड है, हमेशा प्यार से आपका मतलब जो भी मुझे क्वेरी होती थी ना, तो मैं उनसे पूछती थी और वो हमेशा प्यार से एक्सप्लेन करती थी। और सोनी मैम के साथ तो पूरा डेली क्लास होता था। वो जो 1 घंटा 1.5 घंटा सोनी मैम के साथ गुजरता था ना, उसमें हम सारी बातें करते थे। लिटरेचर के अलावा भी हम बातें करते थे, बट इंग्लिश में, हम लोग को इंग्लिश मजबूत करनी थी। एंड जब कभी भी मैं डिमोटिवेट होती थी कि ये इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मॉक इंटरव्यूज में, तो सोनी मैम कहते थे नहीं आप भी कर लोगे। वो हमेशा मोटिवेट करेंगे। अंजुला मैडम मतलब एक एल्डर सिस्टर की तरह मेरे को गाइड करी अब पूरे जर्नी में। एंड ऑल्सो आई वांट टू थैंक्स टू प्रतिज्ञा मैम, क्योंकि एक बार मैंने उनको बोला था कि मैडम ग्रामर में हेल्प चाहिए मुझे, तो अपने बिजी शेड्यूल में से एक दिन निकाल के उन्होंने मेरे को हेल्प किया था। तो इट वाज अ वेरी मतलब ये छोटी बात नहीं है सर कि अपना टाइम निकाल के किसी को टाइम देना, तो वो था। तो ये जो हमारी लिटरेरी फैमिली है ना, ये सब बहुत अमेजिंग। तो इसमें आप किसी को भी कुछ भी पूछो ना, तो बहुत ही काइंडली जवाब देते हैं सब। तो वो एक रहा सर की। तो मेरा तो यही कि अ, सबको ही धन्यवाद, इस पूरी कम्युनिटी को, इन सबका ही रोल रहा मेरे सक्सेस में। तो यस सर, और मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहे। वो जो क्लासेस में कभी कभी बात होती थी कि सर फ्रेंड्स गुस्सा हो जाते हैं जब फोन ना करो, तो मैं सोचती थी यार इनके कैसे फ्रेंड्स हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तो सर ऐसे थे। मैंने एक दिन मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा लड़ती थी कि फोन नहीं करती हो, फोन नहीं करती हो, लेकिन जब मैं बोलूँ ना मैं पढ़ रही हूँ, अरे ओके ओके तुम पढ़ो तुम पढ़ो, तुमको नहीं डिस्टर्ब करेंगे अभी। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत स्वीट सर, वो हमेशा मेरे को, ऐसा नहीं कि मैं कभी कॉल नहीं कर पाऊँ, मैसेज नहीं कर पाऊँ ना, तो कभी नाराज भी नहीं होते। वो मेरे को 2 मिनट कॉल करके ना बस बोल देंगे जो बोलना रहता है, बाकी टाइम हमेशा वो लोग भी दिए। तो मेरे फ्रेंड्स का भी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। उनका भी एक सपोर्ट जो था, चाहिए था मुझे, वो मुझे मिला। सो यस सर। एंड ये जो फ्रेंड्स जो मेरे मिले मुझे इस जर्नी में, शबनम मैम है, शबनम मैम फोन करके हमेशा मेरे को इनकरेज करती थी। एंड शिवानी मैम है, एंड हेमलता मैम है। तो सारे लोगों का सपोर्ट मिला। ग्रेट ग्रेट टू हियर दैट। एक चीज और है कि सफलता जो है वो बलिदान मांगती है। यस सर। तो एक तो मुझे समझ आया कि आपने अपनी नींद की बलिदानी दी है, इसके अलावा और क्या क्या बलिदान किया है? सर नींद की बलिदानी तो दी है। क्योंकि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तो बिना हार्ड वर्क के हो जाएगा। और मुझे स्पेशली पता था कि मुझे कुछ ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो
बेसिक है, फाउंडेशन है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। मेरा एमए लॉकडाउन में हुआ, मैंने उसमें फोकस उतना किया नहीं था, उतनी पढ़ाई की नहीं, और उसे ही मेरा इंग्लिश वीक सब्जेक्ट रहा है। तो मुझे पता था कि मुझे ज्यादा ही हार्ड वर्क करना है, क्योंकि सब लोगों से compete करना सर। यहाँ बीएचयू में पढ़े लोग हैं, एंड रिसर्च में नंबर 1 लोग हैं, पीएचडी हैं, नेट हैं, सब लोग हैं, सबने अच्छे अच्छे बुक्स पढ़े हुए हैं। तो उनसे मेरा कंपटीशन था सर। और मेरा बस 2-3 साल ही हुए लिटरेचर पढ़ते पढ़ते, तो मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत थी। और मुझे ये पता था कि चांस फिर मिलेगा नहीं दोबारा, क्योंकि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी का भर्ती जल्दी आता नहीं। अभी 2017 के बाद से आया ये, तो जो ये वाला आया पता नहीं कैसे इतनी जल्दी आ गया, बट ये आता नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा चांस है, लास्ट चांस है, मुझे इसमें करना ही है एनी हाउ। तो बलिदान की बात करें तो यस सर, नींद तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, बट यस इतना भी नहीं कि तबीयत खराब हो जाए, तो इतना भी नींद को सेक्रीफाइस नहीं करना है, ये बात मैं भी जानती थी, तो उतना नहीं किया सर। बट ये है कि जितना सफिशियंट था सोना, उतना मैं ले रही थी नहीं। और टाइम के प्रति कॉन्शियस होना बहुत जरूरी चीज होती है, कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कितना टाइम कहाँ जा रहा है। क्योंकि सर एक एक मिनट बचाना, वो था कि एक एक मिनट बचाना है, इस टाइम पे क्या करना है। एंड इसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट कोर्स जो किया था, उसमें ज्यादा क्लैरिटी हुई कि क्या कैसे करना है। तो वही है सेक्रीफाइस सर। जो फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना था, तो वो भी नहीं होता था। एंड और मेरे फ्रेंड्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो सब समझते भी थे, कोई शिकायत विकायत नहीं करते थे। एंड जैसे मैंने बताया, मूवी देखना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने वो भी नहीं देखी बहुत दिन से। तो मुझे लगता है मैंने सेक्रीफाइस ही किया है वो। तो वो चीज एक रही है सर। एंड ये सर फोन में सिर्फ व्हाट्सएप ही था, और कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं था, मैंने कभी डाउनलोड ही नहीं किया जिसमें टाइम मेरा जाए। तो ये सारी चीजें रही, फोकस पूरा। और प्रिपरेशन के दौरान यही था सर कि मेरा सुबह उठ के योगा करके नहाना वहाना, उसके बाद मैं सिर्फ पढ़ाई में ही लगती थी। अपना जो टास्क था वो कंप्लीट करना है पहले, उसके बाद जो अलग काम है वो करना है। तो ये सारी चीजें रहती है, क्योंकि हम लोग ना सर, मेरे साथ तो ये होता था, मैं कभी किसी की शादी भी अटेंड करूँ, वैसे तो मैं ज्यादा करती नहीं, बट जो गाँव में होती है वो करना पड़ता है। तो मैं उन शादियों में जाती हूँ ना, तो अपना पीडीएफ खोल के ना अपने फोन में पढ़ती रहती थी। तो वही है, डॉक्टर के यहाँ कभी कभार जाना पड़ जाता था, तो डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में जाके मैं अपना पीडीएफ खोल के पढ़ती रहती थी। वो जो डॉक्टर के लिए वेट करना रहता था, कभी टेस्ट के लिए वेट करना पड़ता था। और एक बार तो मुझे याद है सर, एक बार एक्चुअली जाना पड़ गया था शॉपिंग में, मेरे सारे बुआ लोग आए हुए थे ना, तो मुझे टेस्ट देना था। तो मुझे लग रहा था हम जल्दी घर आ जाएंगे तो मैं टेस्ट दे दूंगी। तो वो टेस्ट हम लोग जल्दी आ नहीं पाए, तो मुझे कपड़े की दुकान में बैठ के ही टेस्ट देना पड़ गया था। और सर उस दिन मेरा सबसे अच्छा स्कोर आया था, मैंने 50 में से 48 क्वेश्चन करेक्ट किए थे उस दिन। तो मैंने कहा बढ़िया, ये तो मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं जाएगा, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, बट वो अच्छा हो गया था। तो ये सारी चीजें थी, क्योंकि घर में रह के पढ़ना और फैमिली की सारी चीजों को इग्नोर करना, क्योंकि बहुत सारी कभी फैमिली को भी जरूरत होती है, काम कुछ बढ़ गया घर में, और कुछ गॉसिप्स भी चल रहे हैं घर में, तो उन सबको इग्नोर करके अपना अकेले पढ़ना, तो वो चीजें थोड़ी आसान नहीं थी, बट करना तो था सर। तो इस वजह से ये सारी चीजें हो पाई। तो यस सर। और सर वैसे भी मैं ज्यादा कुछ मेरी लाइफ में कुछ ऐसे था नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी लॉकडाउन में पूरा मूवी देखती थी, कहीं ज्यादा कुछ टाइम देती नहीं थी। तो उस टाइम पे मैंने पढ़ाई की अपनी। तो वही था सर कि इतना भी डिफिकल्ट महसूस नहीं हुआ, बट ये था कि करना था तो करना था, तो इस वजह से मैं कर पाई सर। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि शादी के पहले आप अपने सारे ड्रीम को अचीव कर लो, क्योंकि शादी के बाद के ड्रीम अलग होते हैं, शादी के पहले के ड्रीम अलग होते हैं। तो आपने शादी के पहले वाला पार्ट खुल के जिया है। ये जरूर है कि बलिदान तो देना ही पड़ता है,
सोशली कट ऑफ, फैमिली कट ऑफ, सारे एंजॉयमेंट, सारे एंटरटेनमेंट से कट ऑफ, तब जाके कहीं सक्सेस मिलती है। लेकिन अब आगे की जो जर्नी है आफ्टर द मैरिज वो काफी अच्छी होने वाली है, बिकॉज आपने फाउंडेशन बहुत बढ़िया बना लिया है। लेकिन इस दौरान बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अनमैरिड वाले जो स्पेशली, काफी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। प्यार मोहब्बत नैन मटक्का क्या क्या नहीं होता है ना? बहुत सारे हाईली डिस्ट्रैक्टेड। आपने इन सारे डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज किया? सर डिस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ था नहीं, मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे सब होता नहीं, तो मतलब मैंने सर अभी ये सब कुछ किया नहीं कभी, तो मेरे लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि डिस्ट्रैक्शन था ये कुछ भी। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जिनकी शादी हो गई है अभी, और मेरी दीदी लोग हैं जिनकी शादी हो गई ना, वो मुझे बस एक ही बात फोन करके कहते थे, कर लो अभी जो करना है, शादी के बाद तो तुम नहीं कर पाओगे। ये सर ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं था सर मेरी लाइफ में। ओके, आने वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए आपके क्या मैसेजेस रहेंगे? यस सर, तो जो कैंडिडेट्स हैं अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो उनके लिए यही है सर कि एक तो ये है कि जब सर टाइम, आप जिसको टाइम दोगे ना तो टाइम आपको वो वापस करेगा, भले वो एग्जाम हो, पढ़ाई हो, या कोई रिलेशनशिप हो या कुछ हो, तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको टाइम देना है। तो प्रायोरिटी डिसाइड करना है आपको आपकी, कि आपको करना है वो चीज, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, क्योंकि आपने ही डिसाइड किया है ये एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, आपने ही ये रास्ता चुना है, तो इसमें चलना भी आपको ही है। तो आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको कंप्लीट करने। फिर ऐसा होता है जनरली कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपना अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगते हैं, फिर कहते हैं इसके लिए टाइम नहीं मिलता। तो कोई और आपको टाइम कभी नहीं देगा, आपको अपना टाइम खुद ही डिसाइड करना है, खुद ही पढ़ना है। तो ये पहली बात है कि आपको टाइम, आपको टास्क को प्रायोरिटी देना है आपको। और दूसरी चीज ये है सर, कंसिस्टेंसी। आप अगर कंसिस्टेंसी, एक दिन बहुत सारा पढ़ लिए फिर दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो वो ना तीसरे दिन आपको खुद पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो कंसिस्टेंसी, भले आप कुछ थोड़ा सा ही पढ़ो ना, लेकिन डेली पढ़ना है, टूटना नहीं चाहिए वो कंसिस्टेंसी। तो ये रहेगा सर, क्योंकि एक बार मेरी दीदी ने बोला था कि घर में बोला था कि मेरे सर ने बोला है कि जो डेली अपना काम करते हैं, क्लास कभी मिस नहीं करते ना, वो कभी फेल नहीं होते। तो उस टाइम पे मुझे वो बात हिट करी थी कि मैं भी अपनी क्लासेस, तो मैंने सर कभी भी स्कूल में भी कॉलेज में कभी अपनी क्लासेस मिस नहीं करी। तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रिपरेशन में। और हार्ड वर्क तो है ही सर, विदाउट हार्ड वर्क तो एग्जाम क्वालिफाई किया ही नहीं जा सकता। तो एक बात याद रखना है कि आपने डिसाइड किया है कि ये करना है, तो आपको ही करना है, दूसरा कोई आपको टाइम कभी नहीं देगा। तो आपको कैसे टाइम निकालना है ये आपको देखना है, प्रायोरिटी आपको सेट करना है। तो मेरा यही सर सजेशन रहेगा सारे कैंडिडेट से। यस। थैंक यू सो मच। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट काफी वैलिड हैं। पहला तो ये कि टाइम नहीं मिलता, तो टाइम ऐसे मिलने वाली कोई चीज ही नहीं है ना? बाजार में तो मिलता नहीं, 10 रुपए में लेके आ जाओ, 10 रुपए किलो। तो ये सेंटेंस बोलना ही बेगुनाह, वेग है, पूरा ही वेग है कि टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि मिलने की चीज ही नहीं है। टाइम को निकालना पड़ता है, क्योंकि टाइम भाग रहा है ऐसे, उसमें से आपको निकालना है। तो टाइम निकालोगे तो टाइम निकलेगा, मिलेगा नहीं वो। और दूसरा जो कंसिस्टेंसी, ये वास्तव में है कि जो लोग क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं वो फेल नहीं होते हैं, खासकर ऑनलाइन क्लासेस में कैमरा ऑन करके। 3 तरीके हैं क्वालिफाई होने के। पहला है रिवीजन, दूसरा है रिवीजन, रिवीजन। और तीसरा है रिवीजन।